नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एबिलिटी टू बी सेल्फ अवेयर, कि अपने आप को अवेयर करने की एबिलिटी। और स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, एक थ्योरी है, बहुत ही बड़े फिलोसोफर हुए हैं इतिहास में जिनका नाम था एरिस्टोटल, और उन्हीं के नाम पर इस थ्योरी को नाम दिया गया एरिस्टोटलिन थ्योरी। तो उनमें कहा गया था कि जो ह्यूमंस हैं वो इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि वो अलग अलग तरह की सोच सकते हैं, फीलिंग्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये जो कैपेसिटी है, ये किसी और, अगर हम जीवन की बात करें, जो उस जीवन में ये चीज़ नहीं मिलती है। चाहे किसी जानवर है, चाहे किसी पक्षी का जीवन है, तो उसमें सिमिलैरिटीज आप जो है बहुत कम पाओगे। तो ह्यूमन बींग्स को थोड़ी आज़ादी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जिसके पास पोटेंशियल है कि वो स्पिरिचुअल डिमेंशन में भी इवॉल्व हो सके, ग्रो हो सके। और अगर हम कंपेयर करें किसी और जानवर के साथ, किसी और जीवन के साथ, तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो अलग अलग दायरों में सोच सकता है और वही जो है स्पिरिचुअल डिमेंशन में आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए जो धर्मशास्त्र है वो भी बोलते हैं कि जो आपको मनुष्य जीवन मिला है वो बहुत दुर्लभ जीवन है। उसके लिए आपको प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको जो है मनुष्य का शरीर मिला है, तो आप उसका जो है लाभ उठाएं। तो मोस्टली होता ऐसा ही है कि हमें मिला तो है, लेकिन हम उसको जो कीमत है ना वो नहीं आंक पाते, और उसको ऐसे ही अजाएं वेस्ट कर लेते हैं। और जब बूढ़े हो जाते हैं तब पता चलता है कि अभी जो हमें करना चाहिए था, जो सेटिस्फैक्शन अंदर होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पा रही। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी डायमेंशन है जो प्रिसेसली बहुत बढ़िया तरीके से जो है हमें अलग करती है जो बाकी के लिविंग क्रिएचर्स हैं उनसे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर तर्क की। क्या ये तर्क है? आगे कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम तर्क की बात करें तो वो हमेशा हमें कोई नया चीज़ नहीं सिखाती है। सो तर्क होता है जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, तो किसी के पास लॉजिक है, लॉजिकली प्रूफ करके उस बात को अपनी को रख रहा है, और दूसरा बंदा जो है बिना लॉजिक के बात कर रहा है। तो तर्क हमेशा वही होता है कि आप जो है अपने आप को प्रूफ करो, बिल्कुल जो प्रूफ आपके आसपास अवेलेबल है उनको साक्षी मानकर दूसरे को अवेलेबल करवाएं, देखिए मैं इस बिहाव पर ये बात कह रहा हूँ। तो तर्क करना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ तर्क के ही ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाएं तो हमें जो है वो नया जो है नहीं सिखा पाएगा। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं सोक्रेट, जैसे सुकरात की बात कर रहे हैं कि वो भी एक इंसान था, वो एक प्राणी था। तो आगे बात कर रहे हैं देयरफॉर सोक्रेट्स इज मोर्टल। तो इसका मतलब है कि जो सोक्रेट्स है वो प्राणी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है ना, दो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि ये कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं है। कोई ऐसी तीसरी स्टेटमेंट चाहिए थी जो इनको कंक्लूड करती, लेकिन यहाँ पर वो स्टेटमेंट नहीं है। तो इससे जो पहले दो सेंटेंसेस थे उनका मतलब नहीं समझ आ रहा कि क्या कह रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब अधूरी चीज़ पढ़ लेते हैं और उसी को हम ज्ञान मानकर आगे डिस्कशन शुरू कर देते हैं दूसरों से, तो जो अगला भी डिस्कशन करता है बिल्कुल लॉजिक के साथ, तो कई बार हार हो जाती है। और आगे जो कंक्लूजन आगे बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी हम कोई भी रीजनिंग या किसी भी तर्क की बात करें, तो अगर कंक्लूजन निकाले तो वो हमें इतने काबिल नहीं बनाते कि हम सब कुछ जो है नया सीखना शुरू कर दें, हालांकि जो हमारा आधार होता है उसके हिसाब से। तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जो पुराने इतिहास होता है, इतिहास होता है उसकी, और उसके हिसाब से ये लिमिटेशन एक तरह की आपके सामने आ जाती है कि आप जो है लॉजिक के बिना जो जब काम करना शुरू करते हैं, जब किसी चीज़ को आप दर्शाना शुरू करते हैं, टीच करना शुरू करते हैं, तो वो इतनी काबिल नहीं हो पाती है। तो बेसिकली यहाँ पर बात की गई है कि आप अपने आप जो अपने अंदर के जो सेल्फ अवेयरनेस है उसके ऊपर आप फोकस करो, अवेयर होकर बात करो। जितने अवेयर ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आपका साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा साइंटिफिक टेम्पर बढ़ेगा उतना बढ़िया तरीके से आप सोसाइटी में जो है एक अच्छी जो है प्रवृत्ति शुरू कर सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं जो हमारा माइंड है हमेशा रियलिटी को जो है उसको ग्रैब करता है। वो भी कैसे करता है? जब हम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे कोई नई एंटाइटी है, ओके, उसके बाद में उसके बारे में कुछ हम परसेप्शंस हमारे दिमाग में होती हैं, कुछ पुरानी होती हैं जो हमने बचपन में पढ़ी होती हैं, जहाँ पुराने समय में पढ़ी होती हैं, और जहाँ कोई इतनी पुरानी होती है जो हमने सुनी होती है किसी से, और एक होती है नई परसेप्शन। तो उन दोनों को पहले उनमें से अच्छे से एनालिसिस करता है माइंड, फिर रियलिटी को अपने अंदर जो है वो
लेकर आता है कि ये सच बात रही होगी अगर हम कोई भी डिस्कशन करते हैं किसी मुद्दे के ऊपर। और जो सबसे बड़ा फीचर है ह्यूमंस का वही है कि उसकी जो अपनी कैपेसिटी है सेल्फ अवेयरनेस की, उसको वो बढ़ा सकता है, वो परमात्मा ने इसको दी हुई है। और जो बाकी के लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके अंदर भी प्रतिभा है, लेकिन वो कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरह के टास्क जो हैं वो कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर सकता। वो और भी जो बहुत सारे जैसे क्रिएचर्स ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं, जो लिविंग बींग ऐसे हैं जो सुपीरियर हो चुके हैं सेंसिबिलिटीज़ के मामले में अलग अलग एरियाज में इंसान से भी ज़्यादा। लेकिन अगर बात करें कि जो कैपेसिटी है सेल्फ अवेयरनेस की, तो वो परमात्मा ने हमें ही दी है, इंसान को ही दी है कि अपने अंदर हम झांके, देखें कहाँ पर कमी है, उसको निखारें, फिर आगे बढ़ें। और बात कर रहे हैं कि हम नॉलेज अटेन कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं? बहुत सारी अब हमारे पास सोर्सेस हो गए हैं कि हम नॉलेज अगर हमने किसी भी टॉपिक के बारे में लेनी है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लेनी है, तो पुराने समय में ओरली होता था। उसके बाद यहाँ पर बुक्स छपनी शुरू हो गई और बुक्स से लोग नॉलेज अटेन करना शुरू कर गए। बाद में अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो आप अब नेट खोलो तो आपके पास जो भी बुक आपको चाहिए आपको मिल जाती है, आप पढ़ सकते हो और अपने आप को शार्प कर सकते हो। तो ये यूनिक है हमारे लिए, हमारे के अंदर जो परमात्मा ने हमें दिया है। सो वी कैन आल्सो गेट टू नो हाउ वी कैन अटेन दैट नॉलेज। हम कैसे ये नॉलेज अटेन करें, हम ये भी जान सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग एक कंप्यूटर की तरह है कि कैसे अपने आप को प्रोग्राम करना है और कैसे उसको जो है उस प्रोग्रामिंग को बाद में फंक्शन करना है। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, कैसे क्रिएचर और हम में क्या डिफरेंस उसके बारे में, और कैसे हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये परमात्मा ने यूनिक जो चीज़ है हमें दी है, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं द नीडल एज द स्वॉर्ड एंड द शील्ड, इंडियाज वैक्सीन ड्राइव वेल बिगन मस्ट सस्टेन। सो जो हमने यहाँ पर वैक्सीन ड्राइव शुरू की है, तो उसको अभी जो है सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी है। अभी शुरू हो चुकी है, हाल ही में शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है कि वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में शुरू की जाए। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स की न्यूज़ आई थी कि कुछ की जो सेहत बिगड़नी शुरू हो गई वैक्सीनेशन के बाद में, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये भी कहा जाता है। कुछ नेशंस में ऐसा है, जैसे कल ही इजराइल से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू हुई और जो 13 इजरायली लोग थे जिनको यहाँ पर फेशियल पैरालिसिस हो गया। ओके, तो ऐसी भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ और नेशंस हैं जहाँ से ये न्यूज़ आ रही है कि अगर वैक्सीनेशन हुई, बाद में जो कुछ बुजुर्ग लोग थे उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी भी न्यूज़ है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ये हो रहा है, जल्दबाजी में भी कह सकते हैं कि हो रहा है। हालांकि बहुत सारे ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ट्रायल्स में पूरे के पूरे रिजल्ट्स जो है वो आपके सामने हो जाएं। अब ये धीरे धीरे ही पता चलेगा जब वैक्सीनेशन होगी और क्या इम्पैक्ट पड़ा पॉपुलेशन के ऊपर। हालांकि जिस पर्पज़ के लिए ये लगाई जा रही है उस पर्पज़ को तो ये सर्टिफाई करेगी, लेकिन साथ ही साथ इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं निकल रहा, इसके बारे में भी आने वाले समय में पता चलेगा। तो हाल ही में यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं ऑथर की, अभी रोल आउट हो चुका है मास वैक्सीनेशन ड्राइव भारत में कोविड-19 के अगेंस्ट। तो ये शुरुआत हो चुकी है, हम पैंडेमिक को अभी ख़त्म कर देंगे और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हुआ इस पैंडेमिक की वजह से, तो उससे हम अब उभरेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमी जो है रिवाइवल की ओर बढ़ेगी। क्योंकि अभी भी इकोनॉमी अच्छे से रिवाइव नहीं हो पाई थी, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो अच्छे से खुले नहीं, तो वहाँ पर इकोनॉमी अच्छे से बढ़ी नहीं। और अभी भी ओवरऑल जो ग्रोथ है माइनस में है, -7% के आसपास हमारी ग्रोथ है जीडीपी की। तो ये सब चीज़ें अब सही होंगी, क्योंकि एक तरह का विश्वास अब पैदा होगा पॉपुलेशन में भी कि अब चलो वैक्सीन आ गई है, तो अब हमें अगर वैक्सीनेशन हो जाएंगे तो आगे हम काम करने जाएंगे तो कोई हमें डर नहीं है। तो कोई डर नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे लोग और अच्छे से फिर दोबारा से इकोनॉमी ग्रो होगी। तो ब्राज़ील भी है, उसने भी काफ़ी मिलियंस के हिसाब से जो है डोजेस बुक करवाई हैं भारत से कि यहाँ से वो वैक्सीन खरीदेगा और वहाँ पर इंजेक्ट करेगा अपने लोगों में। तो जितने भी यहाँ पर इनहैबिटेंट हैं, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन है इसको यूनिवर्सल होना पड़ेगा, मतलब सब जगह जो है यहाँ पर इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इस वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और जो लोग यहाँ पर जिनके पास हर्ड इम्यूनिटी है, मतलब जिनको वैक्सीन हो गया है, तो अब उनके पास ये एबिलिटी है कि वो डिजीज़ को अभी फैलने से रोक देंगे। अगर जिनको एक बार हो गया है और दोबारा उसको नहीं होने के चांसेस हैं, अगर उसको वैक्सीनेट भी करते हैं तो वो आगे जाएगा, तो स्प्रेड नहीं होगा, तो जो बचाव होगा तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी अच्छे से।
और साथ ही साथ ये भी इसकी गारंटी भी नहीं दे रहे कि सभी को यहाँ पर जो है इम्यून मिल जाएगा, मतलब सभी को वैक्सीनेशन मिल जाएगी। भारत में भी बात करें तो भारत में भी अभी शुरुआत में 1.5 लाख लोगों को आसपास उनको टीकाकरण किया गया है। और साथ ही में अभी कुछ स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, सबको एक ही बार में यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगेगी। जो सबसे रिस्क के ऊपर जिनकी लाइफ है, सबसे पहले उन्हीं से की गई है और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और 60 to 70% पॉपुलेशन की यहाँ पर ज़रूरत है कि उनको वैक्सीनेट किया जाए। और चाइना के साथ साथ भारत जो है आने वाले समय में दुनिया का लार्जेस्ट कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाएगा। तो इसके बारे में भी ऑथर यहाँ बात कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट हुई है, टेस्टिंग हुई है और जो अप्रूवल हुई है मल्टीपल वैक्सीन्स की, बहुत अलग अलग नाम के ऊपर वैक्सीन्स बनी है। तो सार्स कोविड 2 के ऊपर, तो ये सार्स कोविड 2 भी हम इसको बोलते हैं और कोविड-19 भी बोलते हैं। तो इसी की वजह से कोविड-19 वायरस बनता है और एक ही साल के अंदर अंदर इसका जेनेटिक सीक्वेंस उसको देखा गया, पढ़ा गया, स्टडी किया गया और टेस्टिंग शुरू की नई वैक्सीन की। यहाँ पर चाइनीज साइंटिस्ट की भी बात कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पर श्रेय है। और एक रिमार्केबल अचीवमेंट हमने हासिल की है टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कॉपरेशन के मायने में। अच्छे से सभी मिलजुल कर बड़े हैं और एक रिजल्ट तक पहुँचे हैं और एक अच्छी वैक्सीन जो है हम बना पाए हैं और तरह तरह की वैक्सीन जो है अभी डेवलप होनी शुरू हो गई है। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, अच्छा कॉपरेशन चाहिए ग्लोबली, हर एक नेशन में एक दूसरे के साथ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट चाहिए कि वहाँ पर अगर कोई ख़राबी ना हो जाए, अच्छे से जहाँ पर सामान पहुँच रहा है वहाँ पर पहुँचे, डिले ना हो, अच्छे से मैनेजमेंट हो, रिकॉर्ड कीपिंग हो। अगर वैक्सीनेशन हो चुका है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहे, किनको हुआ है किनको नहीं हुआ है, क्योंकि आगे जाकर किसी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो जाए। ओके, और ना ही हमें कोई अच्छा रिकॉर्ड मिल पाए अगर हम अच्छे से रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे। और अच्छा डाटाबेस मैनेजमेंट चाहिए। तो इनिशियली भारत में भी जो है हम अपनी कैपेसिटी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं मैनेज करके। तो अच्छा ही लग रहा है कि आने वाले समय भी अच्छी तरीके से हम मैनेज करके चलेंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि श्योर है कि कुछ केसेस ऐसे भी निकल कर आए हैं जहाँ पर एलर्जिक रिएक्शंस भी हुई हैं लोगों को टीकाकरण करने के बाद। तो ऐसे केसेस अभी फ़िलहाल बहुत कम हैं और किसी को भी यहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई है इन केसेस के बदौलत। तो हालांकि भारत ने भी यहाँ पर प्रायोरिटी दिखाई है कि कहाँ पर हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन करनी है और हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सबसे पहले उनका टीकाकरण हो रहा है। उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो इस कोविड-19 को रोकने के लिए जो आगे फील्ड में आकर काम कर रहे थे, जैसे हमारे जो पुलिस वर्कर्स हैं, पुलिसमैन हैं, तो आगे इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग थे जो आगे आके काम कर रहे थे, तो उनको वैक्सीन किया जाएगा। और अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज है, अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज बनाकर अलग अलग देश फॉलो कर रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया की बात करें तो वो चाहता है कि जो उसके वर्किंग पीपल हैं उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन की जाए, क्योंकि ज़्यादातर उसको लगता है कि ज़्यादातर जो लोग वर्किंग काम कर रहे हैं जाकर उन्हीं से ही जो है डिजीज़ फैल सकता है आने वाले समय में। तो इसलिए उनको सबसे पहले पहल दी गई है। इसके अलावा अगर न्यू जर्सी की बात करें तो न्यू जर्सी ये भी अमेरिका का एक शहर है। तो यहाँ पर स्मोकर्स जो है इनको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, उसके बाद टीचर्स है। इसके अलावा जो रिजल्ट्स यहाँ पर निकल कर आएंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज थे, इनको भी यहाँ पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कौन सी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छे से काम करी। तो इससे एक अच्छा रिजल्ट भी आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत सही तरीके से स्ट्रैटेजी अपना रहा है, जहाँ बाकी के नेशन जो है वो स्ट्रैटेजी अच्छे से अपना रहे हैं। आगे बात कर रहे हैं कि जो भारत बायोटेक है जिसने कोवैक्सीन की वैक्सीन बनाई है, उसका जो फेज 3 का क्लिनिकल ट्रायल अभी भी चल रहा है, अभी काम चल रहा है उसके ऊपर। तो अभी फेज 3 क्यों चल रहा है? क्योंकि हाल ही में यूके में एक नया जो है स्ट्रेन निकल कर आया कोरोना वायरस का कि और भी उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है ये, और जिससे अथॉरिटीज़ ने अभी ये डिसीजन लिया है कि हम जो भी अभी वैक्सीन निकालेंगे, जितने भी तरह के क्लिनिकल ट्रायल होंगे, पहले उसी में डाल के रखेंगे, उससे अच्छे से चेक करेंगे, फिर ही जो है अच्छी दवा जो है बाहर आएगी फेज 3 के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे उनके बाद में, कि जो अगर नया स्ट्रेन भी आता है तो उससे भी जो है अच्छे से जो हमारी दवा है वो लड़ पाए। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि ये वैक्सीन लें। सो कमर्शियली जो हमारी रेपुटेशन है, ख़ास तौर पे जो हमारी जो ड्रग रेगुलेशन है भारत की, और जो भारत बायोटेक है और इसी की तरह और भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इस वैक्सीन को बनाएंगी, वो रेपुटेशन हमारी दाव पे लगी हुई है, क्योंकि हमारी बनी हुई दवा
पूरे वर्ल्ड में अभी जा रही है, ब्राज़ील में जाएगी, और भी बहुत सारे नेशंस हैं जो आने वाले समय में भारत से इंपोर्ट करेंगे, मंगवाएंगे। तो अगर वहाँ जाकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो हमारी जो यहाँ पर रेपुटेशन है ना, उसके ऊपर दाग लग सकता है। तो इसीलिए अभी भी फेज़ 3 का क्लिनिकल ट्रायल जो है उसको चलाया जा रहा है। तो ये जो हमारी रेपुटेशन, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसको हमें संभाल कर चलना है, बिल्कुल अच्छे से आगे बढ़ना है, वैक्सीन बनानी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हमने क्वालिटी पेश करनी है और किसी भी जल्दबाजी में आकर काम नहीं करना है। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें ऑथर बात कर रहे हैं कि कोवैक्सीन की ड्राइव शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज अलग अलग देशों ने अपनाई हुई है, क्या फ़ायदा आने वाले समय में होगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं नेगेटिव लेसन्स फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम द यूएस। सो हाल ही में एक घटना हुई थी यूएस में, कैपिटल हिल में। जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक थे, उन्होंने जो वाशिंगटन जहाँ पर प्रेसिडेंट बैठते हैं, जो वहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पर उनके ऑफिस में जाकर घुस गए, वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ मचाई और जाकर जो प्रेसिडेंट की चेयर थी वहाँ पर भी बैठ गए। तो ऐसी सिचुएशन पहली बार देखने को मिली अमेरिका के इतिहास में, और बड़ी ही उसको शर्म से उसका अमेरिका का सिर झुक गया है। तो अभी जो डेमोक्रेट्स हैं, जिनकी अभी इलेक्शन में सरकार चुनकर आई है, जनवरी के एंड में वो शपथ लेंगे, जो बाइडेन, और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो उस वक्त तक लिए अभी भी जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। तो उनकी ऊपर यहाँ पर बात चल रही है कि उनको दोबारा से इम्पीच किया जाएगा, और ये अमेरिका के इतिहास के पहले प्रेसिडेंट होंगे जिनको एक तो पहली बार से एक पहली टर्म के बाद में ही वो बाहर निकल गए, और दूसरा है कि उनको 2 बार इम्पीच किया जाएगा, अभी दूसरी बार उनको इम्पीचमेंट ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। तो अभी जो यूएस की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पर एक जो है बैलेंस की ज़रूरत है। जो अभी इलेक्शन हुआ है, जैसे अभी अटैक हुआ अमेरिकन डेमोक्रेसी के ऊपर, जैसे कैपिटल हिल के ऊपर लोग चढ़ाई कर कर आ गए, इनके ऊपर अभी देखना होगा। ओके, तो इस तरीके के जो हालात हैं आगे ना बने, सो इस तरीके की इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, उसके ऊपर अभी जो है यूएस की जो सरकार, जो यूएस की जो सेनेट है, वो सोच रही है, बात कर रही है। अभी क्या कर रही है, अभी यूएस की जो सेनेट है उसने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए अभी सेकेंड इम्पीचमेंट ट्रायल जो है शुरू कर दिया है कि अभी दोबारा से इनको इम्पीच किया जाएगा। और साथ ही साथ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी आएगी, शपथ लेगी जनवरी के एंड में, तो वहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि एक लेजिस्लेटिव एजेंडा जो है बनाया जाएगा कि इस तरीके के जो इंसिडेंट दोबारा ना हो, उसके लिए किसी ना किसी तरीके का लेजिस्लेशन उसको जो है बनाया जाए। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम उनको आशा करते हैं कि वो सक्सेस हों अपने इस काम में। सो डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो एक शर्मनाक जगह उन्होंने अपनी हिस्ट्री में बना ली है। तो पहली बात वो बात कर रहे हैं कि अपने सिंगल टर्म में ही आउट हो गए, रिपब्लिकन पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम चलता है, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरे है रिपब्लिकन्स। तो अभी के लिए जो रिपब्लिकन्स है, ये डोनाल्ड ट्रंप उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें बराक ओबामा की, जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, बिल क्लिंटन की, तो ये सभी के सभी रिप्रेजेंट करते थे डेमोक्रेट्स को। ओके, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो पार्टी का जो होल्ड है वो ख़त्म करवा दिया प्रेसिडेंसी का, जो हाउस है, जो सेनेट है इनका, तो इसमें भी जो है अभी इनके खिलाफ हो गए हैं लोग, जितने भी यहाँ पर मेंबर चुनकर आते हैं। तो अभी ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट होंगे जिनको दूसरी बार भी इम्पीच किया जाएगा। तो अभी जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, जो अभी डेमोक्रेट्स के द्वारा यहाँ पर उनकी जो कांग्रेस है वहाँ पर लाया गया है, तो उनको अभी जो स्पीकर है वहाँ के नैंसी पेलोसी, ओके, तो उन्होंने आगे पुश कर दिया है। तो एक अच्छा एफर्ट यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में जो इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस के बाद में अगर कोई ऐसा एक्शन करता है जैसे कैपिटल हिल में लोग चढ़ाई करके चढ़ गए, वो आने वाले समय में ना हो, तो इसी के लिए यहाँ पर जो है ऐसे कदम उठाए गए हैं। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जब इलेक्शंस चल रहे थे अमेरिका में नवंबर दिसंबर के महीने में, तो उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी बार भड़काया था अपने समर्थकों को कि आप जो है वोटों की जो चोरी हो रही है उसको रोको। तो उनका ये यहाँ पर मानना था प्रेसिडेंट ट्रंप का कि जो दूसरी पार्टी है वो वोट्स को चोरी कर रही है। तो ऐसे ब्लेम्स बहुत लगाए उन्होंने, तो जिसकी वजह से भी उनके जो समर्थक थे भड़क गए। इसी का गुस्सा उन्होंने आकर कैपिटल हिल में निकाला और आकर प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ के वहाँ पर चढ़ाई कर दी, और मतलब एक शर्मनाक नज़ारा जो था वो दुनिया के सामने पेश कर दिया।
और आगे बात कर रहे हैं कि अगर इम्पीचमेंट की बात करें, एक पॉलिटिकल एक दंड होता है, ना कि कोई जुरिडिकल पनिशमेंट होती है। तो यहाँ पर कोई न्यायावस्था आगे अगर काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इनके चुने हुए नुमाइंदे होते हैं वही जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं। अगर जो सेनेट है ये फेवर में वोट कर देती है तो फिर ट्रम्प आने वाले समय में किसी भी तरह का फ्यूचर इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। और इससे ये भी होगा कि जो उसके सपोर्टर्स हैं वो भी जो है आने वाले समय में दुखी हो सकते हैं। तो आगे बात कर रहे हैं कि ट्रम्प को तो आप पनिश कर दोगे, लेकिन उनके जो जो ट्रम्पिज्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको कैसे, उनकी इम्पीचमेंट कैसे करोगे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक लेसन है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पूरे वर्ल्ड में जितनी भी तरह की डेमोक्रेसीज काम कर रही है उनके लिए, कि किस तरीके से अगर कोई ऐसी गलती होती है उसको कैसे जो है कवर अप करना है और ऐसी गलती नहीं होने देनी है, इसके हिसाब से कैसे आपने मैनेज करके चलना है अपने अपने जो आपका पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पर। सो एक सीरियस लॉन्ग टर्म जो है नतीजा जो है निकल कर आ सकता है अगर कोई ऐसा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है चलता है। ओके, लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो सकता है, डर का भाव पैदा हो सकता है कि अगर किसी के पास पॉलिटिकल पावर आती है डेमोक्रेसी में भी तो उसको एज ए डिक्टेटर वो यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके के भाव हमने नहीं पैदा करने देने हैं। तो जिसके पास भी पावर आती है तो उसका यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो देश की यूनिटी है उसको आगे बढ़ाए, उसको लेकर आगे चले, ना कि उसको तोड़े अलग अलग विचारधाराओं में। तो चाहे विचारधारा कोई भी हो, किसी की भी पार्टी की, लेकिन अगर किसी की सरकार बनती है तो उसका दायित्व यही है कि वो सबको आगे लेकर चले, सभी के लिए वो यहाँ पर लीडर है, सबके लिए उसको काम करना है। तो ये किसी के साथ, किसी भी रिलीजन के साथ वो भेदभाव नहीं कर सकता। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें ये बात की गई है कि हमें सीखना चाहिए जो यहाँ पर अमेरिका में हुआ, ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं दुनिया की और किसी डेमोक्रेसी में ना हो। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे लगे हैं। सो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।